नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी स्टडी IQ PCS पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग आगे लेकर के चलेंगे अपने लक्ष्य प्रोग्राम को। और लक्ष्य प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए। अभी कुछ दिन पहले हमारे ही भारत के एक राज्य जिसको आप हरियाणा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर एक कानून लाया गया। और वो कानून क्या कहता है? वो कानून है आरक्षण के संबंध में। क्या कहता है? ये कानून कहता है कि हरियाणा के जो लोकल्स हैं, यानी कि वे लोग जो हरियाणा से ही जुड़े हुए हरियाणा क्षेत्र से आते हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनको आरक्षण दिया जाएगा। और कहाँ पर? प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि जो निजी क्षेत्र है, यहाँ पर आरक्षण की बात हो रही है। सरकारी नौकरी में आरक्षण तो आपने सुना था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आरक्षण की बात आती है। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर कितना आरक्षण है? तो 75% आरक्षण जो है यहाँ पर हरियाणा ने अपना कानून के अंदर कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, हाई कोर्ट क्या कह रहा है, वो सब कहानियां तो चल ही रही हैं, लेकिन कानून क्या कहता है वो हम एक बार इसको समझ लेते हैं। कानून कहता है कि सबसे पहली बात, ये लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल है? हरियाणा के अंदर एप्लीकेबल है। और किन संस्थाओं पर एप्लीकेबल है? यह उन संस्थाओं पर एप्लीकेबल होता है जहां पर एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है और कम से कम 10 लोगों को आरक्षण, कम से कम 10 लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है। अब इसके अंदर कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई सोसाइटी भी हो सकती है, कोई ट्रस्ट भी हो सकता है, कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, या कोई अन्य एंटिटी जहां पर 10 लोग या उससे अधिक को रोजगार दिया जाता है। सबसे पहली चीज ये। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे, जब आप कहते हैं हरियाणा के क्षेत्र लोगों के लिए, तो मूल निवास की बात होती है। तो पहले मूल निवास को लेकर के 15 साल का कानून था, अब उसको कह दिया कि भाई आप इसको 5 साल से ही आप काम चला लेंगे। नेक्स्ट, अगर ये कानून हरियाणा के अंदर आता है तो कितने समय के लिए? 10 वर्ष के लिए ये लागू होता है। अब कुछ लोग इस कानून को लेकर के ये भी कह रहे हैं भाई ये तो सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। साथ में कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो जो चुनाव के घोषणा पत्र में वायदा किया था, जनता पार्टी के द्वारा ये वायदा किया गया था, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। तो हमें तो राजनीतिक बातों से कोई लेना देना नहीं है, हम तो इसको एक न्यूट्रल होकर के देख पढ़ेंगे कि भाई क्या दिया है इसके अंदर। चले वापस। तो अब आते हैं हमारे कि भाई अगर 75% आरक्षण है प्राइवेट सेक्टर में, तो किन जॉब के लिए है? क्या सभी जॉब्स के लिए? तो जवाब है नहीं। यहाँ पर भी तय किया गया है कि ये उन जॉब्स पर अप्लाई होगा जहाँ पर जो मंथली सैलरी है वो 30,000 रुपये से ज़्यादा की नहीं है, उससे कम की मंथली सैलरी है, तो उन्हीं जॉब्स के लिए ये अप्लाई होता है। अब अगर कोई एम्प्लॉयर इस बात को ना माने, बोले हम नहीं मानते, तो यहाँ पर पेनल्टी का प्रावधान है। क्या कहता है पेनल्टी? कहते हैं भाई 25,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक का इसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों करना पड़ा? हालांकि मैं आपको बता दूं, हरियाणा सिर्फ ऐसा अकेला राज्य नहीं जहां पर ये ऐसा कानून लाने की बात की है। उससे पहले भी कई राज्यों में से आप अब ये लिखेंगे, आप सर्च करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार की पॉलिसी लेकर के आई गई है। उसको करेक्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करूँगा। अब जरा देखिए कि रिजर्वेशन की आवश्यकता क्यों है, सरकार ने इसके पीछे क्या दलील दी है। सरकार कहती है देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ पर जो बेरोजगारी की दर है, एम्प्लॉयमेंट रेट वो ज़्यादा है। कितना है? 26% है। भारत के अंदर सिर्फ 7% है। अब ये क्यों हो रहा है, इसके संदर्भ में सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है भाई देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ पर क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण हुआ। अब जब फैक्ट्रियाँ लगती हैं या फिर कोई टाउनशिप प्रोजेक्ट आता है तो वो ज़मीन पर आता है और ज़मीन किसानों से एक्वायर कर लेते हैं। अब ये पूरा जो क्षेत्र रहा है वो कैसा क्षेत्र रहा है? किसानों का क्षेत्र रहा है, किसान क्षेत्र है। किसानों से ज़मीन आपने ले ली, अब उनके जो बालक हैं वो रोजगार कहाँ जाएंगे? यहीं से तो प्राप्त करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर रोजगार है नहीं, प्राइवेट सेक्टर में आप रोजगार दोगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? तो हम इसीलिए बाध्यकारी हैं कि हम ये कानून लेकर के आए। सरकार की ऐसी दलील है। इसके साथ साथ जब राज्य के अंदर आप इंडस्ट्री चलाते हैं तो इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं, जैसे कि एक पॉल्यूशन को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के। राज्य के अंदर पॉल्यूशन होता है, झेलेगा कौन? झेलेंगे हमारे ही लोग, तो रोजगार भी हम ही तो लेंगे, ऐसा सरकार कह रही है। इसके साथ साथ क्या कहा गया है कि देश के संविधान के अंदर कुछ अन्य आधारों पर आरक्षण मिलता है। अब अगर लोकल्स, हमारे देश के, हमारे राज्य के लोग इस चीज़ से प्रभावित हैं, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट से प्रभावित हैं, तो फिर हमें इस आधार पर भी आरक्षण चाहिए। ये कुछ बातें अपने सपोर्ट में राज्य की सरकार ने कही हैं। अब इस पूरी पॉलिसी को थोड़ा सा और आगे देखेंगे, उससे पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्टडी IQ के द्वारा कोर्स लॉन्च किए गए हैं। अब अगर आप इन कोर्सेज को खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए कोड आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे कि पीसीएस का कोर्स आप खरीदना चाहते हैं तो SJUP कोर्स आप अप्लाई की, ये कोड आप अप्लाई कीजिए,
4,999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। लेकिन याद रखना ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, यानी कि 31 मई तक के लिए ऑफर आपके लिए वैलिड है। इसके साथ में यूपीएससी वाला कोर्स, यूपीएससी का रिजल्ट आपको आ गया है, तो पीटी का मेंस की तैयारी करनी है तो सिर्फ 9,999 रुपये में आपको ये कोर्स अवेलेबल है, प्रोवाइडेड दैट कि आपको ये कोड जो है आपको लगाना पड़ेगा। अब कोर्स खरीदना कैसे, उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहाँ पर उसका लिंक दिया गया है, तो आप उस लिंक में जाकर के ये अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एक बुक इंडियन ज्योग्राफी की पुस्तक है, ये लॉन्च की गई है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट अमेजोन पर जाकर के अभी ऑर्डर कर सकते हैं। क्यों आपको खरीदनी है? क्योंकि इसमें आपके समझ में आने वाली, यानी कि आपकी पढ़ाई को ईजी बना दिया जाए उस प्रकार के विशेष फीचर्स हैं। जैसे कि मैप की बात करें, साथ में डू यू नो इंक्विजिटिव सेक्शन है। इसके साथ में लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो शानदार लैंग्वेज है, यानी कि समझने वाली लैंग्वेज है, आप समझ सकते हैं इसको आसानी से। तो ये कुछ फीचर्स हैं, आप इसको भी आप करके खरीद सकते हैं। अब अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि भाई भारत के अंदर अब आरक्षण की बात करते हैं। जब भारत के अंदर आरक्षण की बात करते हैं तो इसका ग्राउंड आप आर्टिकल 15 साथ में आर्टिकल 16 में आकर के देख लेते हैं। अब देखिए आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 ये कहता है कि जब सरकारी नौकरी की बात होगी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, तो उसमें सबको समानता दी जाएगी। इसी आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 ये कहता है कि केवल कुछ खास आधारों पर भारत के अंदर भेदभाव नहीं होगा सरकारी रोजगार के क्षेत्र में। केवल कौन से आधार हैं? वो आधार हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट। तो केवल इन आधारों पर जो है वो आप आरक्षण में, यानी कि आप भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा करके आर्टिकल 62 कहता है। लेकिन यहीं पर आर्टिकल 63 कहता है कि अगर देश की संसद चाहे, पार्लियामेंट चाहे, तो निवास के आधार पर आप एक आरक्षण दे सकते हैं। अब जैसे कि निजाम मुल्क रूल था हैदराबाद के अंदर, वहाँ पर उनके लोकल्स लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था थी, तो बाद में पार्लियामेंट ने इसको जो है पूरा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957 लेकर के आए, और ये जो रेजिडेंस वाला क्राइटेरिया था इसको हटा दिया गया। लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ अपवाद हैं, कुछ राज्य इसके अंदर अभी भी अपवाद के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके साथ साथ राज्य कुछ और भी लेवरेज लेते हैं जिसके आधार पर वो आरक्षण घोषित कर देते हैं। जैसे कि कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां पर अगर आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कह देते हैं भाई हमारी जो राज्य की भाषा है उसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे पंजाब में अप्लाई करना चाहते हो तो पंजाबी का ज्ञान होना चाहिए। अब ये जो लैंग्वेज नाम का शब्द है ये कहीं भी आपको आर्टिकल 16 में नहीं दिखाई देगा, लेकिन सर राज्य ने कह दिया तो एज ए रिजर्वेशन ही तो काम करता है। वे स्टूडेंट्स, वे कैंडिडेट जो उस भाषा को नहीं जानते वो उससे बाहर रहेंगे, ठीक है, तो ये भी अप्लाई किया जाता है। अब कुछ और प्रावधान है, जैसे कि कुछ राज्य हैं जिनको आर्टिकल 371 के तहत ये अधिकार प्राप्त हैं। कौन से अधिकार? कि वो रोजगार के क्षेत्र में कुछ नए प्रावधान अपने लिए कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कि आर्टिकल 371D के अंतर्गत आंध्र प्रदेश। अब भारत के अंदर आप आरक्षण को देखते हैं तो भारत के अंदर जो आरक्षण रहा है वो एक रहा है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर, सकारात्मक आधार भेदभाव के आधार पर। दो प्रकार का भेदभाव होता है, कि नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। नेगेटिव तो समझते होंगे, पॉजिटिव का मतलब है हम देश के अंदर दो वर्गों के अंदर, दो लोगों के अंदर भेदभाव करेंगे। क्यों भेदभाव करेंगे? क्योंकि वो दोनों समान स्थिति में नहीं है। मान लीजिए अगर हम देश के अंदर कोई बेस लेते हैं, उस बेस के आधार पर कहते हैं कि भाई देश के अंदर एक वर्ग या एक व्यक्ति का तो लेवल यहाँ आता है, दूसरे व्यक्ति या वर्ग का लेवल यहाँ पर आता है। अब अगर हम इन दोनों के लिए बराबर कानून लेकर के आते हैं तो फिर ये उस व्यक्ति के लिए भेदभाव होगा जो कि अच्छी स्थिति में नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए इस व्यक्ति की इनकम 2,000 रुपये है, पर मंथ 2,000 रुपये कमाता है। दूसरा व्यक्ति पर मंथ 2 लाख रुपए कमाता है। अब आप कहने लगे कि भाई आप दोनों पर टैक्स लगा दीजिए, 10% का टैक्स लगा दीजिए, तो क्या कहीं पर भी रीजनेबल होगा? जस्ट होगा? आज के समाज में, आज के कानून में, आज के वेलफेयर स्टेट में कहीं पर भी ये जस्टिफाइड नहीं है। तो ऐसे में क्या कीजिएगा? कहीं देखो, आप एक चीज को देखना, अगर आप ये भी कह रहे हैं कि दोनों पर आप 10% टैक्स लगा दीजिए तो भी आप क्या कह रहे हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार कानून को समान तरीके से अप्लाई करना भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? सरकार ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगी, ढूंढ कर क्या कहेगी? इसके पास जाएगी, बोले तुम्हारी इनकम कम है, हम तुम्हारी इनकम बढ़ाना चाहते हैं। कैसे बढ़ाना चाहते हैं? विभिन्न प्रकार की छूट सब्सिडीज को दी जाएंगी, जैसे कि गैस सिलेंडर पर आ जाइए, अनाज पर आ जाइए, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर,
यहाँ तक कि रेजिडेंस भी इनको प्रोवाइड किया जाता है, बहुत प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं इनके लिए, है ना। तो कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि यहाँ पर इस व्यक्ति के लेवल को उठा करके यहाँ पर लेकर के आना। अब ये जो सुविधाएं वो इसको तो नहीं मिल रही ना, इसको मिल रही है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? पॉजिटिव है। इसका रिजल्ट जो होगा पॉजिटिव निकल कर आएगा, सकारात्मक निकल करके आएगा, ठीक है। तो भारत के अंदर आरक्षण कैसा है? पॉजिटिव है, यानी कि सकारात्मक आरक्षण मिलता है। अब ये भारत के अंदर आरक्षण लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? कास्ट इनजस्टिस। लंबे समय तक कुछ ऐसे तबके रहे वर्ग समाज के जिनको दबा करके रखा गया, सिर्फ जाति के आधार पर उनको बहुत सारे अधिकार नहीं मिले, समाज के अंदर समानता नहीं मिली। और जब देश आज़ाद हुआ तो एक बात तय थी कि अगर सभी सिस्टम के अंदर अपर कास्ट यानी कि एक ही क्लास के लोग बैठे हुए हैं तो लोअर क्लास के लोगों को वहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आरक्षण का प्रावधान हम लोग लेकर के आए। साथ में अगर आरक्षण की बात करते तो आरक्षण का अर्थ क्या है? आरक्षण का अर्थ है एक्सेस दिलवाना, यानी कि पहुंच प्रदान करना। कैसे? नौकरी में, पेशे में, संस्थानों में, शिक्षा के संस्थान भी हो सकते हैं, कोई और भी संस्थान हो सकता है, वहां तक लोगों को पहुंचाना। अब जैसे कि हमारे देश के अंदर लेजिस्लेचर के अंदर लोकसभा, राज्य के अंदर विधानसभा, और यहाँ तक कि लोकल बॉडी स्थानीय निकाय के अंदर भी SC ST वर्ग को आरक्षण है। क्यों? क्योंकि ताकि वहाँ के लोग उन कानून बनाने वाली संस्थाओं में पहुंचे और उनके हकों को आगे रख सके। तो ये प्रावधान भारत के संविधान में थोड़े से दिए गए हैं। अब अगर हम आरक्षण को जरा देखें, सबसे पहले जाति के आधार पर आरक्षण की जो जड़ मिलती है वो विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले के साथ मिलती है। इन्होंने पहली बार ऐसा कंसेप्ट भारत के अंदर दिया था। अब भारत के अंदर जो आज का आरक्षण आप देखते हैं, ये जो आरक्षण आप आज के समय पर देख रहे हैं जाति के आधार पर, ये तो कंसेप्ट आया, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ पर होती है? जब देश के अंदर रैमसे अवार्ड आया। रैमसे अवार्ड का अर्थ क्या है कि सबसे पहले 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत के अंदर लोगों को बांटने के लिए, हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए क्या किया गया? एक खास प्रकार का इलेक्टोरेट लेकर के आए। यानी कि वहां पर ये कहा गया कि मुसलमान व्यक्ति को, वहां का मुसलमान कैंडिडेट को सिर्फ मुसलमान ही वोटर ही चुनेगा। तो ये धर्म के आधार पर इलेक्टोरेट बनाया गया। अब इसी को एक्सटेंड करते हुए 1932 में ये प्रावधान लेकर के आए। और यहाँ पर कम्युनल अवार्ड में क्या कहा गया? कम्युनल अवार्ड में कहा गया कि हम क्या करेंगे, देश के अंदर मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और साथ में एंग्लो इंडियन और यूरोपियन और दलित, इस प्रकार से इलेक्टोरेट बनाएंगे। या कि मतलब ये था कि हिंदू मुसलमान तो पहले बट गया, अब हिंदुओं को भी आपस में बांट दीजिए आप। और वो किस आधार पर बांटेंगे कि जो दलित वर्ग का व्यक्ति होगा, जो डिप्रेस्ड क्लास का व्यक्ति होगा, उसका जो कैंडिडेट रहेगा उसको वही इलेक्टर चुनेगा जो कि खुद उस क्लास से आता है। अब इस बात से गांधी जी बहुत नाराज हुए, और जब गांधी जी नाराज हुए तो वो पुणे की यरवदा जेल के अंदर फास्ट अनटू डेथ, यानी कि जब तक मृत्यु ना हो तब तक मैं अनशन पर बैठा रहूँगा। ये बात अम्बेडकर को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने जाकर के बाद में समझौता किया, और इसी समझौते को पूना पैक्ट कहते हैं। अब यहीं से जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो कास्ट है, उनके लिए आरक्षण की बात होती है। आज का जो आरक्षण देखते हैं आप, इसकी जड़ें यहाँ से आती हैं, उसी से हम लोग इसको फॉलो करते चले आ रहे हैं। बाद में एक और आरक्षण मिलता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण दिया गया। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जब इंदिरा गांधी जी की सरकार देश के अंदर इमरजेंसी के बाद चली गई, नई सरकार मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो इन्होंने हमारे देश के अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, अनेक प्रकार से बैकवर्ड हो गए, जैसे कि सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड की बात करें, तो इनकी स्थिति को जानने के लिए, उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए BP मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, जिसको मंडल आयोग या फिर मंडल कमीशन कहा गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाई, लेकिन बाद में जाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करवा दिया। और जब इम्प्लीमेंट कराया, देश के अंदर बहुत हा होल्ला हुआ, VP सिंह को इस्तीफा भी देना पड़ गया। लेकिन कहने का मतलब क्या है, किसी ना किसी प्रकार से बैकवर्ड क्लासेस को जो है ये रिजर्वेशन मिल जाता है। अब इस रिजर्वेशन के बारे में मंडल आयोग ने क्या कहा था? मंडल आयोग ने कहा था कि जो बैकवर्ड क्लासेस की कम्युनिटी है, आप इसको क्या कीजिए, 27% का सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण दे दीजिए। दूसरी चीज, जब बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू कम्युनिटी के अंदर ही बैकवर्ड क्लासेस है। ये बैकवर्ड क्लासेस यानी कि पिछड़ा वर्ग बाकी धर्मों में भी है। कैसे? जैसे कि मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिज्म हो, इनके अंदर भी बैकवर्ड क्लासेस यानी कि पिछड़े वर्ग का कंसेप्ट की परिभाषा, साथ में रिकमेंडेशन इस मंडल आयोग ने दी थी। इसके बाद में सरकार बदली, नई सरकार चंद्रशेखर की सरकार है, उसके बाद में नरसिम्हा राव की सरकार है। अब नरसिम्हा राव की सरकार ने क्या किया कि जो जनरल कैटेगरी है, उस जनरल कैटेगरी में 10% का आरक्षण दे दिया उन लोगों को जो लोग क्या थे, आर्थिक रूप से पिछड़े थे।
अभी पूरी जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, और उस केस में, जिस केस में ये चैलेंज किया गया, इस केस में पूरी सुनवाई की गई, उसको आप मंडल केस या फिर इंदिरा साहनी केस के नाम से जानते हैं। 1992 का ये मुकदमा है। पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी को देखा गया, उसके लिए कुछ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई जो आज भी फॉलो की जाती हैं। सबसे पहले ये कहा गया कि देखो ऐसा है कि अगर आप बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो 27% का आरक्षण दे रहे हैं, उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आरक्षण के योग्य नहीं है, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं है, सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं है, तो आप उनको कैसे आरक्षण दे सकते हैं? तो आप एक काम कीजिए, इसके अंदर भी आप क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लेकर के आइए। उन लोगों को फाइंड आउट कीजिए जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं, उनको बाहर कीजिए, बाकी जो बच गए नॉन क्रीमी लेयर, उनको आप आरक्षण दे दीजिए। बोले ये फाइंड आउट करो, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया। दूसरा, बोले 27% आपने आरक्षण दे दिया, बाकी SC ST वर्ग को भी आरक्षण है, तो कुल मिलाकर के जो आरक्षण आप देश के अंदर देंगे, कैसे भी दें, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं देंगे। ये बात तब तय की गई। इसके साथ साथ SC ST वर्ग को रिजर्वेशन दिया गया था प्रमोशंस के अंदर भी, तो उसको लिए मना किया गया, प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन आप नहीं देंगे। हालांकि बाद में एक संशोधन के द्वारा इसको पलट दिया गया था, लेकिन शुरुआत में तो ये गाइडलाइंस दी ही गई थी। फिर आता है कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल को कहा गया कि ये वैलिड है। कब तक वैलिड है? जब तक कि 50% कैप को पार नहीं करता। अब कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब क्या है? कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब है, मान लीजिए कोई खास वर्ष सन 2001 के अंदर, मान लीजिए सरकार ने SC वर्ग के लिए 1000 वैकेंसियां सुरक्षित रखी। अब जब भर्ती हुई तो सिर्फ और सिर्फ 900 पदों पर भर्ती हुई, 100 पद अभी भी बच गए। ये जो 100 पद बच गए हैं, क्या इनको आप 2002 के अंदर जब नई भर्ती निकालोगे उसके अंदर ऐड करोगे या नहीं करोगे? तो ऐड करते हैं, तो इसे आप कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। सुप्रीम कोर्ट कहता है इसको कैरी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? आप 50% जो रूल दिया गया उसको वायलेट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ये जो बैकवर्ड क्लासेस आप पूरी कम्युनिटी लेकर के आ रहे हैं, उनकी स्थिति को देखने के लिए कौन सी कम्युनिटी उसके अंदर होनी चाहिए, कौन सी बाहर होनी चाहिए, इसके लिए एक परमानेंट संस्था बनाइए, परमानेंट बॉडी बना दीजिए। ये सब गाइडलाइंस जो है, आप कह सकते हैं डायरेक्शंस, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए, उस हम बाद में इसको इंप्लीमेंट भी किया गया। जैसे कि क्रीमी लेयर की बात करें, तो क्रीमी लेयर कंसेप्ट के लिए देश के अंदर रामनंदन कमेटी लेकर के आए गए। साथ में जिस संस्था की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस देश के अंदर 1993 के अंदर स्थापित हो जाती है। अब समय निकलने के बाद, बहुत लंबा समय निकला, तो 2018 में NDA 1 में, यानी कि नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक मान्यता भी दे दी गई। तो ये काम हो चुका है। अब जो रिजर्वेशन की बात की गई थी, कौन सी, प्रमोशन में, इसको पार्लियामेंट ने निगेट कर दिया 77वां संविधान संशोधन ला करके। अब इसके पैरेलल एक और कहानी चल रही थी। वो कहानी क्या थी? तमिलनाडु के अंदर रिजर्वेशन, उसकी कैप क्या थी? 69%, 69% जो है वो रिजर्वेशन दिया हुआ था। अब जब इंदिरा साहनी केस आया तो अब सीधी सी बात है कि भाई ये तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाता। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया? इससे बचने के लिए तमिलनाडु की रिजर्वेशन पॉलिसी उसे 9वीं अनुसूची के अंदर रख दिया गया। अब किसी भी अधिनियम को अगर आप 9th शेड्यूल में रख देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगा सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं लगा सकती। हालांकि ये पुरानी बातें हुआ करती। आज के टाइम पर आप देखेंगे तो IR कोलो केस 2007 में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे अधिनियम, वे कानून, वे विषय जिनको 24 अप्रैल 1973 या उसके बाद 9वीं अनुसूची के अंदर रखा गया तो आप उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। इससे पहले कोई कानून है तो उसका नहीं करेंगे। अब यही डेट क्यों है? ये डेट इसलिए है क्योंकि केशवानंद भारती केस में इसी दिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना की व्याख्या की थी। तो ये डेट जो है एक एज ए बेंचमार्क सेट की गई। तो ये पूरी कहानी रही। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा आगे चले तो कुछ ही समय पहले 103वां संविधान संशोधन किया गया, और इस 103वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे देश के अंदर जो सामान्य वर्ग है, जो जनरल कैटेगरी है, इस जनरल कैटेगरी के अंदर वही लोग जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, यानी कि आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, उनको 10% का आरक्षण जो है वो दे दिया गया। अभी जो 10% का आरक्षण है ना प्यारे बच्चों, ये वो आरक्षण है जो 50% कैप में नहीं आता, यानी कि 50% जो पहले था वो तो है ही है, इसके साथ साथ 10% और है। ठीक है जी। तो ये जो है पूरी की पूरी पॉलिसी आपकी आरक्षण की अब तक की रही है। कोशिश की है मैंने इसको ब्रीफ करने की। इसके बाद में अगर आपका कोई क्वेरी है, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आप चाहें तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है, यहाँ पर आकर के मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप अपने जो विचार है वो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूला कीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।